तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपके अपने चैनल द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस में। तो गाइस चैप्टर 1 के अगले लेक्चर उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशन और आवेशन की विभिन्न प्रकार की विधियाँ। फिर चलिए तो क्लास में बने रहें लास्ट तक। क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज आवर टाइम चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख लिए थे? पिछले क्लास में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिए थे कि आवेश की उत्पत्ति से संबंधित कुछ तथ्य किस कहाँ कहाँ से रिलेटेड थे, किन किन वैज्ञानिकों का उतार चढ़ाव और उनके प्रयासों से आवेश का अध्ययन इतना सुव्यवस्थित हो पाया। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग आवेश के बारे में पढ़ लिए थे। आवेश के जितने सारे प्रॉपर्टीज थे उसके बारे में अध्ययन कर लिए थे। ठीक है, लास्ट में डिटेल जो प्रॉपर्टी यूज होने वाला था, जैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का क्वांटमीकरण, इस सब को हम लोग भी डिटेल में देख लिए थे। तो चलिए, और कुछ क्वेश्चन भी लगा ही लिए थे। तो आगे बढ़ते हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियाँ। क्या किसके बारे में? आवेशन की विधियाँ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम क्लास को अब शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास में बने रहे और एंजॉय करते रहे। तो फिर शुरू किया जाए। तो गाइस पिछले क्लास में हम लोग आवेश के बारे में पढ़ लिए थे, आवेश के गुण पढ़ लिए थे। अब देखा जाए कि अगर वस्तु को आवेशित करना है, क्या करना है? आवेशित करना है, तो किन किन विधियों का इस्तेमाल करना होगा, आवेशन कितने प्रकार के होते हैं और उन किसी वस्तु को आवेशित करने की क्या क्या विधि हो सकती है। ठीक है, उससे पहले समझ लेते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉन उससे पहले समझ लेते हैं परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है कि दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं वो सब परमाणु से बने हुए, परमाणु के कण से बने हुए हैं। और किसी परमाणु के लिए कितने कण होते हैं? 3 कण। 2 उसके केंद्र में होते हैं और एक बाहर कक्ष में घूमते रहता है। ठीक है, तो किसी परमाणु के केंद्र पर 2 कण होते हैं जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके कक्ष के चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यही कहता है कि दुनिया में जितने सारे वस्तुएं सब परमाणु के कण से मिलकर बने हुए हैं, जिसके केंद्र में 2 कण होते हैं जिसका नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके बाहरी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब भी किसी वस्तु से आवेश को स्थानांतरित किया जाता है तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हमको जो भी छेड़छाड़ करना होगा किसमें करना होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज में करना होगा। इसका मतलब कि किसी वस्तु को आवेशित करने, यानी कोई वस्तु आवेशित होगा कि नहीं होगा वो निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु उससे निकल रहा है तो आवेशन होगा, जब उसमें आ रहा है तो आवेशन होगा। मतलब पूरी बात क्या कह रहा है कि दुनिया में जितने वस्तु को हम आवेशित करेंगे या कोई वस्तु आवेशित होगा तो उसके लिए उत्तरदायी सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए इस बात को लिख लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया में सारी वस्तुएं, दुनिया की सारी पदार्थ परमाणु के कण से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिसके केंद्र में 2 कण इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है एवं इसके बाहरी कक्ष में, इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है जो गति कर रहा होता है। ठीक है, इतना तो बात समझ में ही आया। यही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। सिद्धांत मतलब क्या कि जो हम पढ़ रहे हैं उसी को एक नियम बना दिया जाता है, कुछ सिद्धांत बस आपको समझना है। तो इलेक्ट्रॉन का परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कह रहा है कि दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं होंगी सारी परमाणु से मिलकर बनी होगी। ठीक है, अब परमाणु के में कितने कण होते हैं? 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पिछले क्लास में बात की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये होता है आवेशित कण। कैसा कण? आवेशित कण। ठीक है, आवेशित कण।
जो कैसे कौन आवेश होता है, ऋण आवेशित, ऋण आवेश। इस पर मुख्यतः कौन सा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ऋण आवेश। बात समझ में आ रहा होगा। प्रोटॉन भी आवेशित कण होता है, प्रोटॉन भी किसका कण होता है, आवेशित कण। और इस पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश। कैसा आवेश होता है, धन आवेश। लेकिन भाई साहब जो न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो न्यूट्रॉन हमारा आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है, क्या होता है, इन आवेशहीन कण, आवेशहीन कण, ठीक है। और इस पर शून्य, कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता। हम शून्य लिख दे तो आप समझ पाइएगा क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये परमाणु के केंद्र में होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। कौन, इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही है, अरे सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और ई है जो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्ष में घूमता है, परमाणु के बाहरी कक्ष में घूमता है, बाहरी कक्ष में घूमता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कहाँ घूमता है, बाहरी कक्ष में घूमता है। तो भाई साहब को मोटा मोटी परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यही समझाना चाह रहा है कि तो मोटा मोटी हमको परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यही सिखाना चाह रहा है कि दुनिया में जो भी सारे कण हो, जो भी सारे परमाणु, इसमें मुख्यतः तीन ही कण होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्ष के बाहर गति कर रहा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र पर होगा, ठीक है। इतना तो बात समझ में आ गया। यही सिद्धांत को क्या बोलेंगे, परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है। अब देखा जाए, और हम देखिए परमाणु के बाहरी कक्षा में घूमते कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा केंद्र पर रहता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा केंद्र पर रहता था। इसलिए जब भी, एक बात समझिए, ये दोनों अस्थाई है, ये दोनों के बीच लगने वाला बल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना, सबसे मजबूत न्यूक्लियर फोर्स। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। अब देखिए एक बात बता दें आपको, है ना, केंद्र कौन है हमारा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बाहर घूम कौन रहा होगा हमारा, बाहर भैया इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। कौन घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। देखिए इन दोनों के बीच जो बल लगता है, बल वो होता है प्रबल। प्रबल मतलब खतरनाक वाला, प्रबल नाभिकीय बल। कैसा, प्रबल नाभिकीय बल। समझ में आ रहा है जी, ठीक। और ई बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके और इसके बीच जो बल लगता है वो होता है दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। तो इतना तो बात समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी को बाहर निकालना हो तो हम प्रोटॉन, अच्छा किसी आवेशित कण को, किसको, अगर आवेशित कण को बाहर निकालना हो तो किसको निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को निकालेंगे तो बहुत ज्यादा बल लगाना होगा। और उससे कम बल में कौन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यह बाहर भी है। कहाँ है, बाहर। ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ तो इसको बाहर निकालने में बहुत ज्यादा बल लगेगा। ये बाहर घूम रहा सराउंडिंग में। किडनैप करना किसको आसान है, किडनैप करना इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, फिर आसानी से भेजा जा सकता है। इसका मतलब कि किसी वस्तु में किसी परमाणु को आवेशित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो किस पर निर्भर करेगा, प्रोटॉन पर कि इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर। किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। यानी कि अगर हम बात लिख दे कि भाई साहब किसी परमाणु चाहे किसी पदार्थ, ठीक है, किसी परमाणु चाहे किसी पदार्थ को आवेशन की स्थिति, किसी पदार्थ को आवेशन की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है, उसके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है भाई साहब, निर्भर करता है मतलब कि दुनिया में आवेशन हो रहा है, किसी वस्तु का आवेशन हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी, अच्छा न्यूट्रॉन तो ऐसे ही खत्म है, मतलब उदासीन है, उसमें कोई आवेश ही नहीं है, है ना। तो प्रोटॉन
और केंद्र में बैठा हुआ तो प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ही वह आवेशित कण है जिसको आसानी से निकाल भी सकता है और आसानी से भेज भी सकता है। यानी किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए उत्तरदायी कौन हो गया? हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। इतना बात समझ में आ गया? तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्या कर रहा है हमारा कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कर रहा है कि दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं होंगी, जितनी सारी पदार्थ होगी, उनके परमाणु किससे बने होंगे? 3 कणों से मिलकर बने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके कक्ष के चारों तरफ गति करेगा। जैसे कि अगर ये मेरे पास पदार्थ है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके सतह पर रहेगा। कहाँ रहेगा? सतह पर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके केंद्र के अंदर होगा। कहाँ होगा? केंद्र के अंदर। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी? तो चलिए एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करने में कौन उत्तरदायित्व होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा बात को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर हम आवेशन को कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टेक अ स्क्रीनशॉट। तो भाई साहब इतना तो बात समझ चुके हैं हम लोग कि आवेशक करने के लिए उत्तरदायी कौन होगा भाई? इलेक्ट्रॉन। कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर हम कह पाएंगे भाई साहब कि वस्तु आवेशित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे समझिए। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता। 12th फिजिक्स आसान है, दुनिया में सारी चीज आसान है। ठीक है, चलिए अगर बातें समझ में आ रही होंगी तो समझते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका समझ ही आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देख लिया जाए। अब देख लेते हैं कि आवेशन को कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो बात समझ गया कि आवेशन होगा, है ना? आवेशन होगा, आवेशन होगा। आवेशन मतलब चार्जिंग। अगर चार्जिंग किसी वस्तु को कर रहे हैं तो उत्तरदायी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन भैया। कौन भैया? इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन को या तो हम निकालेंगे चाहे इलेक्ट्रॉन को लाएंगे तभी आवेशन होगा। क्या बोल रहे हैं? या तो इस वस्तु से, है ना, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे चाहे इलेक्ट्रॉन को लाएंगे तभी क्या होगा? आवेशन की घटना होगा। तो आवेशन की घटना में 2 कंडीशन बन रही है। या तो इससे हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या कि इस पर इलेक्ट्रॉन को देंगे। इस आधार पर आवेशन की कितने प्रकार, देखिए विधि नहीं बोल रहे हैं, प्रकार बोल रहे हैं। आवेशन 2 प्रकार के होगा। क्या प्रकार के होगा? 2 प्रकार से। पहला कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, और दूसरा जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है। ठीक है, तो आवेशन 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर। स्थानांतरण के आधार पर आवेशन 2 प्रकार के होते हैं। आवेशन 2 प्रकार के होती है। बात समझ में आया? अब देखिए, देख लीजिए बात समझना एकदम आसान है। ठीक है, पहला, दूसरा। ठीक, अब देखिए अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो दानी होता है, दानी लोग, जो देता है वो हमेशा बलशाली रहता है। देने वाला हमेशा कभी झुक कर नहीं चलता। झुक कर, अब देखिए हमारे पास 2 ही आवेश है, या तो धन आवेश है, ऋण आवेश। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि अगर हम किसी को कोई सामान दे रहे हैं तो क्या हम उसके सामने झुकेंगे कि सही टाइट रहेंगे? पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा कि नेगेटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव रहेगा कि हमको मांगना है, और जो ले रहेगा एकदम नेगेटिव की तरह होगा कि भाई साहब मांग नहीं दे कहीं, तो हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड। तो इसमें हमेशा बात ध्यान रखना है कि जो दे रहा होगा वो धन आवेशित होगा। क्या होगा? धन आवेशित। देने वाला धन आवेशित। लेने वाला हमेशा झुक के रहेगा। क्या करके रहेगा? झुक के रहेगा, कमजोर रहेगा। कमजोर रहेगा वही ना लेता है। हमेशा शक्तिशाली लोग किसी चीज को दान देते हैं। कौन? शक्तिशाली। तो इस हिसाब से समझ लीजिए कि एगो तो धन आवेशन होगा। कैसा आवेशन? धन आवेशन। ठीक है, दूसरा ऋण आवेशन। ऋण मतलब कर्ज, ऋण आवेशन। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है भाई साहब, सॉरी चार्जिंग हुआ है दोस्त, चार्जिंग। ठीक है, चलिए तो एक तो बात समझ में आया कि धन आवेशन मतलब कि बरियार पॉजिटिव कौन रहेगा? धन आवेशित कौन रहेगा? जो दे रहा होगा। दे रहा होगा यानी कि उस अपने तिजोरी से निकाल कर किसी को दे रहा होगा। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा आवेशित किसको करेंगे, हम वस्तु को करेंगे, किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, चालक हो कुचालक उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर आवेशन को दो भागों में बांटा गया, दो प्रकार में बांटा गया। एक वैसा आवेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और दूसरा वैसा आवेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो इस आधार पर आवेशन के दो प्रकार होते हैं, विधियां नहीं बोल रहे, बात को ध्यान रखेंगे। आवेशन दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला हमारा धन आवेशन, दूसरा ऋण आवेशन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जनरली आवेशन में हो क्या रहा था, या तो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तब इसको क्या बोलेंगे, आवेशन, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, धन आवेशन, जब ग्रहण करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऋण आवेशन, ठीक है। तो वैसा आवेशन, वैसा आवेशन जिसमें वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धन आवेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धन आवेशन कहते हैं। आ रहा समझ में, उसे धन आवेशन कहते हैं, ठीक है। यहां तक चलिए एक बात हमेशा देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा कि वैसा आवेशन जिसमें वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा होगा, वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, त्याग करता है, उसे ऋण आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेशन कहते हैं, ऋण आवेशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। धन आवेशन में क्या होगा कि वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेशन, ग्रहण करेगा तो ऋण आवेशन। अब हमेशा बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आवेशन हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। किसका स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई चालक पदार्थ है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, अगर ये धन आवेशित हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। अगर मान लेते एक इलेक्ट्रॉन को भी निकाले तो इस पर अभी टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 6, यही ना होगा, अब 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि आवेश निकला तो आवेश का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। क्या बोल रहे हैं कि आवेश अगर निकल रहा तो आवेश का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो आवेश किस रूप में निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन के रूप में। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश क्यू का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और द्रव्यमान कितना होता है, m बराबर 9.1 × 10⁻31 kg। तो भाई साहब क्या बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो भले 10⁻31 kg, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में द्रव्यमान क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है तो उसके साथ साथ उसका द्रव्यमान भी घट रहा है। इसका मतलब की बात अगर हम कहें कि जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है, क्या किया जाता है, धन आवेशित, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आवेश भी साथ साथ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आवेश ही है ना, ठीक है। और आवेश के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी कुछ न कुछ निकलना, मतलब कम ही होगा। तो इसका मतलब अगर हम लिख दें नोट में कि जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है, नोट कि जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है, धन आवेशित दोनों को अगर कंबाइंड रूप से लिखे, धन आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान आंशिक रूप से घटता है। आंशिक मतलब बहुत कम, घटेगा मतलब उसको घटना ही बोलेंगे, घटेगा मतलब घटना ही बोलेंगे, इतना कम कि उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। उसका द्रव्यमान आंशिक रूप से घटता है, आंशिक रूप से घटता है। लेकिन फिर भी घटना का मतलब घटता होता है, वो कम घटे या ज्यादा घटे। जैसे 1 करोड़ के सिक्का में से अगर एगो सिक्का गिर जाएगा तब थोड़े फर्क पड़ने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ना 1 करोड़ अब 1 करोड़ नहीं रहा, है ना, वो 90,99,999 हो गया।
तो भले उतना फर्क नहीं पड़ा लेकिन एक की कमी के कारण कमी उसमें नजर आएंगी। तो वही हो जाएगा, जब किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा, थोड़ा ही घटेगा, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान घट रहा है। इतना बात समझ में आया। तो भाई साहब ऋण आवेशन के लिए क्या हो जाएगा, तो ऋण आवेशन के लिए अगर किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं 1 2 3 4 5, अगर इलेक्ट्रॉन इस पर दे रहे हैं तब ऋण आवेशन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, अब जो वस्तु हो जाएंगी अब क्या होगा, 6 गो इलेक्ट्रॉन वाला, 1 2 3 4 5 6, क्या गो इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा, 6 गो। तब इसका द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान पहले 5 इलेक्ट्रॉन अब आगे 6 इलेक्ट्रॉन, भले ही नेगेटिव चार्ज होगा, ऋण आवेशन होगा, लेकिन इसका द्रव्यमान आया तो थोड़ा सा बढ़ा। अब बढ़ने का मतलब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यानी कि द्रव्यमान क्या होगा, आंशिक रूप से बढ़ेगा। किस रूप से बढ़ेगा, आंशिक रूप से बढ़ता है, आंशिक रूप से क्या होगा, बढ़ता है। ठीक ना, तो क्या नोट में वही बात लिख दिया जाएगी, जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित करते हैं, नोट में क्या लिखा जाएगा कि जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है, ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान आंशिक रूप से बढ़ता है। किस रूप से बढ़ता है, आंशिक रूप से बढ़ता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आया। आवेशन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, धन आवेशन और ऋण आवेशन। धन आवेशन में धन को दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, त्याग। आवेशन की वैसा प्रकार जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, धन आवेशन। और आवेशन का वैसा प्रकार जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उसे ऋण आवेशन। बात समझ में आए। जब किसी चीज वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी क्या होगा, निकलेगा, स्लाइटली घट जाएगा, है ना। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कमेगा, इसका मतलब द्रव्यमान भी कमेगा। इलेक्ट्रॉन को दे रहे होंगे थोड़ा सा द्रव्यमान बढ़ेगा, लेकिन उसको बढ़ना ही बोलते हैं, हाँ कि ना। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए एक बात और, लेकिन जब सिर्फ कह दिया कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्या किया जाता है, आवेशित। अगर आवेशित का केस पूछेगा कि जब बताइए कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आवेशित करने में द्रव्यमान क्या होगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो द्रव्यमान क्या होगा, तो बहुगा आवेशित किया जाएगा तो 2 प्रकार के, या तो हम धन आवेशित करेंगे या हम ऋण आवेशित करेंगे। या तो हम धन आवेशित करें चाहे ऋण आवेशित करें। तो जब धन आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, और ऋण आवेशित करेंगे तो बढ़ेगा। मतलब का हम सीधा सीधे लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, क्या करेंगे, आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आवेशन के बाद हम लोग देख लेते हैं कि आवेशन का प्रकार समझ लिए, आवेशन की विधि समझेंगे, क्योंकि आवेशन को किसी वस्तु को आवेशित करना तो किन किन विधियों से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, सो टेक स्क्रीनशॉट, समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा आवेशन की विधियां। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगला हमारा और आगे देखना है हमको, अगला टॉपिक है हमारा आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना, टाइप्स ऑफ चार्जिंग देख लिए। अब देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना। चलिए तो अब स्टार्ट लेकर क्या लिखना है हमको, अगला आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, है ना, अंग्रेजी में मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो आवेशित हमको करने की जरूरी क्यों पड़ा भाई। तो आवेशित हम किसी वस्तु
किसी वस्तु को आवेशित क्यों करेंगे, ताकि उसमें आवेश का परिमाण हमको पता चल सके। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की मेनली 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती हैं? तो किसी वस्तु का आवेशन 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। किसी वस्तु को आवेशित हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेशन की मुख्य 3 विधियां है ना। आवेशन की मुख्यतः 3 विधियां हैं। मुख्यतः 3 विधियां हैं। तो आवेशन की मुख्यतः 3 विधियां। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। चालन को स्पर्श भी बोला जाता है। और तीसरा हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो भाई साहब आवेशन की कितनी विधियां? 3 विधियां। आवेशन की कितनी विधियां? 3 विधियां। आवेशन की कुल कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। किसी वस्तु को आवेशित करना होगा तो हमारे पास कितनी विधि है? 3 विधि है ना। कौन कौन? घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। जब कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं और एक दूसरे से आवेशित हो जाता है उसको क्या बोलेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन। उसको क्या बोलेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है हमारा चालन या संपर्क द्वारा आवेशन, कि जब किसी वस्तु को संपर्क में लाकर आवेशित करेंगे तो क्या बोलेंगे? संपर्क द्वारा आवेशन। और तीसरा है कि जब हम किसी वस्तु को बिना संपर्क कराए आवेशित करने का प्रयास करेंगे तो वही प्रयास हमारा कहलाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। बात समझ में नहीं आया? चलिए बताते हैं, ठीक है। मेरे पास मार्कर किसका होता है? प्लास्टिक का ना होता है, इसको प्लास्टिक रॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लास्टिक रॉड, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये है सूती का कपड़ा, ठीक। अगर हम इस प्लास्टिक रॉड को इस सूती कपड़ा, ठीक ना, इस सूती कपड़ा से अगर हम रगड़ेंगे, क्या करेंगे? अगर हम रगड़ेंगे तो सबसे पहले हीट उत्पन्न होगा, है ना। हीट उत्पन्न होगा और क्या हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको रगड़े तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा असर कर रहा है, लेकिन बुक में बताया गया है कि जब हम रॉड को, है ना, जब रॉड को सूती कपड़ा से क्या करते हैं? रगड़ते हैं तो क्या होगा? इस पर ऋण आवेशित और इस पर धन आवेशित चार्ज आ जाते हैं, और इस तरह से हम इस दोनों को आपस में घर्षण करके क्या करवा सकते हैं? आवेशित करवा सकते हैं। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या हो जाएगा? जब 2 की वस्तुओं को आपस में रगड़ कर आवेशित करते हैं तो आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं, ठीक है। जब आवेशन की वैसी विधि जिसमें, ठीक है, तो अब देख लीजिए, तो आवेशन की वैसी विधि, आवेशन की वैसी विधि, वैसी विधि जिसमें 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ाकर, जिसमें 2 वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, उसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। उसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन। अगर इस सूती का कपड़ा है, किसका कपड़ा है? सूती का, और इसको हम प्लास्टिक के रॉड से, है ना, अगर हम इसको प्लास्टिक के रॉड से अगर रगड़े, प्लास्टिक के रॉड से तो क्या करें? रगड़े, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा प्लास्टिक का रॉड है ना, प्लास्टिक का रॉड ऋण आवेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित। हमारा क्या हो जाएगा? धन आवेशित। तो आवेशन की इस विधि को क्या बोलेंगे? आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन। जब 2 वस्तुओं को आपस में घस कर आवेशित कराया जाता है तो इस विधि को क्या बोला जाता है? घर्षण द्वारा आवेशन। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ कर, आपस में घिस कर आवेशित किया जाता है तो आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन।
बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा जो क्षर होता है हमेशा ऋण आवेशित होगा, क्या होगा, और कपड़ा हमारा धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है। दूसरा स्पर्श द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन? स्पर्श से पता चल रहा है कि जब किसी वस्तु को हम टच करेंगे, अगर हम चार्ज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श द्वारा आवेशन। जैसे कि अगर हमको, जैसे कि किसी इंसान को चार्ज होने का मन है तो क्या करेगा? जाए भाई साहब बिजली के बल्ब बोर्ड में उंगली को डाले, थोड़ा देर के बाद उसको लाया कि हमारे अंदर कुछ घुसा, वही जो घुस रहा वही आवेशन बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? आवेशन बोलेंगे। मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वही एनर्जी क्या कर रहा है? हमको चार्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। अब देखिए एक चीज पर दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास एक सेटअप है, इसका नाम है प्लाज्मा बॉल। ठीक है, नहीं दिख रहा कुछ? देखिए अब दिख रहा है। अब देखिए इसका सबसे पहले समझ लीजिए कि बना कैसे। इसके अंदर गैस भरा गया, वही गैस जो कि आसमान में बिजली चमकता है तो धरती पर गिरता है, वो उसी गैस है ना। तो इसमें गैस भरा गया और इससे जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं चार्ज, वो बिजली की तरह इस पर सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि यह थोड़ा थोड़ा वांडी ग्राफ जनरेटर की तरह जो करंट को जनरेट करता है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए। ठीक है, तो जब हम इसको ऑन करेंगे, देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, है ना। जब इसको ऑन करेंगे हम लोग, है ना, जब इसको ऑन करेंगे तो देखिए इसमें इसके अंदर है ना, इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? बहुत सारा बिजली की तरह दिख रहा है कि आवेशित है। क्या है? पूरी तरह से आवेशित है। अब देखिए अगर हमको अपने हाथ को आवेशित करना है, ठीक है, हाथ को छोड़ते हैं, अगर इसको आवेशित करना तो हमको क्या करना होगा? चालन द्वारा आवेशन या फिर संपर्क द्वारा आवेशन में क्या करना होगा? इसको हमको किसके नजदीक लाना होगा? इसके नजदीक। तो जैसे हम इसको इसके नजदीक लाए तो क्या हुआ? इससे जितने, है ना, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी करेंट की तरह सब क्या आ गया? यहाँ आ गया। और देखिए ध्यान से, है ना, अब क्या हो रहा है? सारा करंट एक तरफ आ गया और ये इसको आवेशित करना शुरू कर दिया। तो यह एक मॉड्यूल है जिससे आप क्या समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को संपर्क द्वारा आवेशन करते हैं तो क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को इसके संपर्क में लाएंगे तो इसका सारा करंट कहाँ सेपरेट हो जाएगा? इसके टच वाले बॉडी पर, और बाकायदा हमारा हाथ हीट हो पा रहा है ना। इसका मतलब कि आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। जैसे इसको हटाएंगे तो इसमें जितने आवेश बच रहे हैं वो सारे इसके फिर उसी सरफेस पर सेपरेट हो जाएंगे। जैसे आवेश का प्रॉपर्टी क्या कहता है? हमेशा चालक के सतह पर क्या होगा? सेपरेट रहेगा, हमेशा वितरित होगा। उसी प्रकार से जब भी दूसरे वस्तु इसके संपर्क में आएगा उस वस्तु को आवेशित करना शुरू कर देगा। हमेशा ध्यान रखेंगे हाथ हमारा क्या है? कुछ अलग है। तो इससे क्या समझ सकते हैं हम लोग कि यह एक मॉड्यूल है जिससे हम संपर्क द्वारा आवेशन या फिर चालन द्वारा आवेशन को समझ सकते हैं कि जब किसी आवेशित वस्तु के नजदीक कोई अनावेशित वस्तु आता है तो पूरा इसमें का आवेश उस अनावेशित वस्तु की ओर चले जाता है, और इससे क्या होगा कि दूसरा वो जो अनावेशित वस्तु आवेशित होना शुरू हो जाएगा। और फिर इसको जैसे हम हटाएंगे तो ये भी आवेशित, और हमारा काम हो गया जो करने वाले थे आवेशन। समझ में आया कि नहीं है? लिख लेते हैं एक बार। चलिए तो इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो एक मॉड्यूल है प्लाज्मा गैस बॉल का। तो चलिए तो इसका परिभाषा क्या कहेगा? चालन द्वारा आवेशन में स्पर्श द्वारा आवेशन की वैसी विधि, आवेशन की वैसी विधि जिसमें आवेशित वस्तु के निकट अनावेशित वस्तु लाए। अच्छा, हमारा जो प्लाज्मा बॉल था आवेशित था, हमारा हाथ अनावेशित था, लाए सारा आवेश यहाँ भर बाल्टी दे दिए इसको कि आवेशित करो, और जैसे ही आवेशित हो गया इसको जैसे हटाए वो चारों तरफ फैल गया कि नहीं फैल गया? बस वही है। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिखा होगा तो कोशिश करेंगे कि लाइट ऑफ में आपको दिखाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए तो चालन और आवेशन क्या हो जाएगा? आवेशन की वैसी विधि जिसमें एक अनावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट आवेशित वस्तु से क्या करवाए थे?
टच करवाए, तो संपर्क है ना, आवेशित वस्तु के संपर्क में लाकर आवेशित कराया जाता है, आवेशित कराया जाता है, उसे चालन द्वारा आवेशन करते हैं, उसे चालन द्वारा आवेशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन करते हैं। बात समझ में आया? चलिए इसका फिगर बनाते हैं। देखिए मेरे पास जो प्लाज्मा बल्ब था आवेशित था कि नहीं था, तो ये इसमें पूरा आवेश फैला हुआ था, ठीक। अब इसके नजदीक क्या लाए थे, अपना हाथ लेके गए थे, है ना, अब हाथ, ठीक है, अनावेशित वस्तु लेके जा रहे, ठीक है। अच्छा हाथ देखते हैं बनाकर, ठीक है। तो क्या हो गया कि इससे आवेश का स्थानांतरण, सारा आवेश कहाँ चल गया था, घूम के हमारे हाथ पर। और जैसे हम इसको अलग अलग कर लिए, है ना, प्लाज्मा बल्ब को, मतलब आवेशित और अनावेशित को जैसे हम अलग अलग कर लिए, तो इस पर भी आवेश और इस पर भी आवेश, दोनों वस्तु क्या हो गया, ये यहाँ अनावेशित था और दूसरे चरण में ये भी आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया, तो ये भी आवेशित और ये भी आवेशित, ठीक है। ये तो शुरू से ही आवेशित था हमारा बल्ब, समझ में आया कि नहीं है? तो आवेशन की इस विधि को क्या बोलेंगे, आवेशन की इस विधि को स्पर्श द्वारा आवेशन, सीधा सीधा इसका नाम ऐसा काम कि अगर छू कर चार्ज कर रहे हैं, स्पर्श द्वारा आवेशन। गर्म तवा को छू लेंगे तुरंत गर्मी हमारे शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वही तो है कि अगर तावा में जो गर्मी है उसको आवेश माने, अगर हम छुए तो उससे तुरंत ट्रांसफर होकर दिमाग को जाएगा, बताएगा कि देखो गर्मी लग रहा है हमको, उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्श द्वारा आवेशन, ठीक है। अब देख लीजिए तीसरा, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित होकर, ठीक है। जैसे कि हम लोग महात्मा गांधी से अगर प्रेरित, इसका मतलब नहीं कि महात्मा गांधी के साथ में है, प्रेरित मतलब कि उनसे बिना संपर्क में रहे हम प्रेरणा हमेशा न बिना संपर्क में रह दिया जाता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या हो जाएगा कि हम बिना चालक को छुए क्या कर सकते हैं, आवेशन अगर कर दे तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी आवेशन की वैसी विधि, आवेशन की वैसी विधि जिसमें एक आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क मिलाए आवेशित किया जाता है, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी आवेशित वस्तु को, है ना, किसी आवेशित वस्तु को अन्य वस्तु के बिना संपर्क में अगर आवेशित कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे अगर मेरे पास एक गोला है और ये गोला आवेशित है, कैसा है, आवेशित गोला, आवेशित, तो आवेशित होगा तो जितना प्लस उतना माइनस, भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक, तो जितना प्लस उतना माइनस, तब ना उदासीन गोला हो जाएगा, सही है कि नहीं है? क्योंकि दुनिया में जितने सारे वस्तु, जितना उस पर धन आवेशित उतना ऋण आवेशित है। तो देखिए अब यहाँ से हमारी दिमाग में दो बात आएंगी कि हम इसको सबसे पहले धन आवेशित करें, क्या करें, धन आवेशित।
तो अगर धनावेशित करना तो इसके निकट हम धनावेशित रॉड लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? तो इसके निकट हम क्या लेकर जाएंगे? धनावेशित रॉड। अगर हम धन आवेशित सॉरी धनावेशित करना है ना तो इसके उल्टा ऋणावेशित रॉड लेकर जाएंगे। तो ऋणावेशित सब इसके धनावेशित को क्या करेगा? यहाँ खींच के रखेगा कि यहाँ भाई, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? और यानी कि देखिए होता क्या है कि एक गोले को अगर ऋण आवेशित करना है तो उसके सारे ऋण आवेशित को एक तरफ खींच के रखिए और बचा धन आवेशित को धरती के साथ जोड़ के उसको धरती में भेज दीजिए और फिर इसको छोड़ेंगे तो कौन कितना आ जाएगा? ऋण आवेशित। देखिए तो सारा धन आवेशित एक तरफ, ऋण आवेशित एक तरफ, सही है कि नहीं है? अब इसको क्या करेंगे? अगले स्टेप में क्या करेंगे कि अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? धरती से जोड़ देना है, ठीक ना। ये अभी भी इस नेगेटिव को यहीं रखेंगे। जैसे इसको अर्थिंग से जोड़ देंगे, अर्थिंग जैसे जोड़ेंगे सारा नेगेटिव क्या है? चल चल के कहाँ चल जाएगा? धरती के अंदर। कहाँ चल जाएगा? धरती के अंदर। इसमें क्या बचा? इसमें सिर्फ बचा धनावेश। क्या बचा? धनावेश। क्या बचा? धनावेश। और फिर इस रॉड को हम क्या करते हैं? हटा लेते हैं। इस रॉड को क्या करेंगे? बाद में हटा लेंगे तो जो हमारा वस्तु था वो कैसा चार्ज हो गया? धनावेशी चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया? धनावेशी चार्ज। इसमें हम क्या कि दूसरे वस्तु को संपर्क में भी नहीं लाए और हमको मन था कि हम धन आवेशित करें तो धन आवेशित चार्ज कर भी दिए। ठीक है, तो धन आवेशित अगर सोचेंगे तो इस रूप में होगा। ऋण आवेशित अगर हमको करना होगा, अगर ऋण आवेशित करना होगा तो हम वैसे ही काम करेंगे कि हम इसके तरफ पॉजिटिव रॉड लेकर आएंगे। कैसा रॉड? पॉजिटिव सारे नेगेटिव को खींच के रखेगा, पॉजिटिव इसके दूसरे ओर। ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि अगर हमको इसको ऋण आवेशित करना है तो हमको पॉजिटिव रॉड लेकर रखेंगे, सारा नेगेटिव इसके दूसरे तरफ और पॉजिटिव दूसरे तरफ। ठीक है, उसके बाद अर्थिंग लगा देना दोस्त, ये ऊपर का है। उसके बाद ऋण आवेशित को ऊपर आने दो, अर्थिंग लगाया था, प्लस वाला सब कहाँ जाएगा? धरती के नीचे। इस रॉड को रख ले रहो और फिर अगले स्टेप में क्या होगा? अर्थिंग हो जाएगा तो क्या बचा? ये सिर्फ बचा नेगेटिव, रॉड अभी भी है और फिर रॉड को हटा देंगे लास्ट स्टेप में। बस काम खत्म हमारा। इस विधि को क्या बोलेंगे? इस विधि को क्या बोल देंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रहा है भाई साहब कि आवेशन दो प्रकार का होता है, धनावेशन, ऋणावेशन। लेकिन आवेशन करने की 3 विधियां होती हैं। सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन? प्रेरण के द्वारा आवेशन। उम्मीद है बात समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आज से क्लास के लिए, जो है हमारा विद्युत दर्शी। क्या है हमारा? विद्युत दर्शी। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग वो देख लेते हैं लास्ट टॉपिक आज का। तो भाई साहब अगर देखा जाए कि अगर वस्तु को हम आवेशित भी कर लिए कि नहीं कर लिए, ठीक है, तो अगर हमको पता करना हो कि आखिर हम कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे? जैसे कि अगर किसी परिपथ में करंट है कि नहीं है वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सीधा टेस्टर को उठाते हैं और करंट में बोर्ड में चेक कर लेते हैं। तो कहीं वायर कटा हुआ तो उसमें हम चेक कर लेते हैं। तो हम वस्तु को आवेशित भी करना सीख लिए, है ना। तो अगर देखा जाए कि वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसके बारे में पता करना होगा तो हम क्या कर पाएंगे? जैसे कि अगर किसी परिपथ में हमको पता करना है कि उसमें करंट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक भाई साहब मार्केट में जो टेस्टर मिलता है उसको उठाते हैं और कनेक्ट करके चेक करते हैं। अगर रेड बल्ब जल रहा तो इसका मतलब उसमें परिपथ है। यानी किसी परिपथ में विद्युत धारा की परिमाण की सूचना देने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? टेस्टर। बोलते कि नहीं बोलते? सिंपल सी बात है।
वोल्टेज बताने वाले को गैल्वेनोमीटर। सही है कि नहीं है? मतलब अगर प्रिंसिपली रूप से देखा जाता, धारा के मान को बताने के लिए एमीटर, सूचना देने के लिए, परिमाण बताने के लिए एमीटर, सूचना देने के लिए है या नहीं है टेस्टर। उसी प्रकार से किसी वस्तु में आवेश है या नहीं है उसे बताने के लिए एक यंत्र का निर्माण किया गया जिसका नाम है विद्युतदर्शी सॉरी, क्या नाम है उसका? विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी, विद्युत मतलब आवेश, दर्शी मतलब दिखाने वाला, इलेक्ट्रोग्राफी। ठीक है, तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को बताने वाले युक्ति को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब कि उसी प्रकार से अगर किसी वस्तु में अगर हमको आवेश का परिमाण देखना है तो उसके लिए जो हमारा यंत्र होगा इसका नाम है विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोस्कोप। स्कोप मतलब दर्शी। ठीक है, तो विद्युतदर्शी क्या है? एक ऐसा जार होता है, जारनुमा रचना होता है। कैसा रचना? जारनुमा रचना होता है, जिसको नॉब से बंद करके एक इसमें पत्ती को अंदर भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? पत्ती को। ठीक है, अब देखिए, अब आवेश बेसिकली क्या होगा? या तो हमको ये बताएगा धन आवेश है या फिर ऋण आवेश, यही ना बताएगा। ये जनरली हमको क्या बताएगा? भाई साहब धन आवेश है फिर ऋण आवेश है। तो उसके लिए इसके इस छड़ को दो भाग में बांट देते हैं, नीचे वाले को, है ना। ये हमारा स्वर्ण पत्ती। क्या है? स्वर्ण पत्ती। हमारा क्या? स्वर्ण पत्ती। इसको नॉब बोलते हैं, नॉब। इंग्लिश में भी नॉब, हिंदी में भी नॉब। इसको क्या बोलते हैं? नॉब। सही है कि नहीं है? और ये हमारा रिसीवर, जहां से हम क्या करेंगे? धारा को भेज देंगे, जहां से विद्युत आवेश को प्रवेश करवाएंगे। किसको प्रवेश करवाएंगे? इसको तो विद्युतदर्शी क्या है? विद्युतदर्शी एक इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है धात्विक कुंडली। क्या नाम है? धात्विक कुंडली, जहां से आवेश प्रवेश करेगा। ठीक है, और इस सब सेटअप को रखा जाता है कांच के क्या बोल सकते इसको हम? जार। कांच के जार मतलब रखने वाला, पानी रखने वाला जार, कांच रखने वाला जार। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है कि भाई साहब सबसे पहले कि विद्युतदर्शी क्या है? तो विद्युतदर्शी एक वैसा यंत्र है जो किसी वस्तु में उपस्थित आवेश के परिमाण को बताता है कि आखिर उसमें धन आवेश है कि ऋण आवेश है। परिमाण की पहचान करवाता है, परिमाण हम बताने का कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो क्या लिखे कि विद्युत वैसा यंत्र या वैसा युक्ति जो किसी चालक में उपस्थित आवेश की पहचान करवाता है उसे विद्युतदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतदर्शी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा का कि यदि धन आवेश होगा, हम किसे पहचानेंगे? यदि समान आवेश, कैसा आवेश? समान आवेश होगा। समान आवेश मतलब एक ही आवेश को अगर हम धात्विक कुंडली से प्रवेश करवाएंगे, है ना, तो इसको स्वर्ण पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ण पत्ती। तो जैसे अगर हम मान लेते पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से अंदर भेजवाते, किस चार्ज को? पॉजिटिव चार्ज को, तो इस सारा पर कौन आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव से यहाँ से जो पत्ती है वो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित होगा ना। तो यदि समान आवेश को, है ना, विद्युतदर्शी से देखा जाता है, तो स्वर्ण पत्ती क्या हो जाएगी? प्रतिकर्षित हो जाएगी। स्वर्ण पत्ती एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती है। स्वर्ण पत्ती एक दूसरे को
कर्षित कर देती है, यानी प्रतिकर्षित कर देगा तो हम समझ जाएंगे इसमें जो आवेश है वो एक ही समान गुण वाले, कैसा है, प्रतिकर्षित कर देता है। ठीक है यहाँ तक। दूसरा, यदि असमान आवेश रहेगा, यदि असमान आवेश को विद्युतदर्शी से देखा जाता है तो असमान होगा तो एक तरफ प्लस होगा तो एक तरफ माइनस होगा, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो स्वर्ण पत्ती सिकुड़ जाती है, क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाना है मतलब आकर्षित हो जाती है, क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो इस तरह से हम पहचान कर पाते हैं कि भाई साहब जो आवेश है वो समान गुण वाला है कि विपरीत गुण वाला है। समान गुण वाले आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उसके स्वर्ण पत्ती एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर विपरीत गुण वाले होंगे तो स्वर्ण पत्ती एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। भाषण में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको बनाना है तो सोना तो बहुत ही महंगा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो सोना के पत्ती की जगह पर वैज्ञानिक लोग बोला कि भैया इतना सोना महंगा है, आप कैसे घरे बनाइएगा। तो अगर हम लोग भी चाहें तो हम सोना की पत्ती की जगह पर एल्यूमिनियम की पत्ती लगा सकते हैं। किसका पत्ती, एल्यूमिनियम पत्ती, ये भी कारगर है। तो एल्यूमिनियम, सोना की पत्ती की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम पत्ती। क्या लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम पत्ती। तो उम्मीद है विद्युत दर्शी आपको समझ में आया होगा, भाषण में आया। तो आज से क्लास को यहीं तक रहने दिया जाए। उम्मीद है कि क्लास समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा धैर्य बनाए रखिए और पेशेंस के साथ पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय।